हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी जेआरडी चैनल पे। हम सब लोग स्टडी को लेकर सीरियस हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और साथ में मज़े भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 8th क्लास का हिस्ट्री का 1857 का रिवॉल्यूशन, क्रांति को लेकर, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी इस पर थोड़ा फोकस करिए और मज़े से रहिए, मस्त रहिए। चलो अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमने कहाँ तक पढ़ दिया, इससे पहले वाला पूरा सिस्टम पढ़ लिया था। बहुत सारे लोगों ने क्या की, क्रांति वगैरह की, और ये क्रांति अब क्या होने लग गई, बगावत धीरे धीरे फैलने लग गई पूरे एरिया में, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया विशेषकर फैलने लग गई, स्प्रेड होने लग गई। तो रिबेलियन स्प्रेड 1857 का जो रिबेलियन था वो क्या हो गया, स्प्रेड होने लग गया। और यहाँ से ये स्प्रेड क्या हुआ, फैलने लग गया। क्यों फैलने लग गया भाई, इसके पीछे करिए, इतना धीरे धीरे माहौल बन गया ऐसा, और सब लोगों ने सपोर्ट किया। बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या बना दिया, अपना लीडर बना दिया। इस वजह से उन्होंने भी, बहादुर शाह जफर ने भी सपोर्ट किया। और लास्ट में हमने बताया, सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया हुआ है, बहादुर शाह जफर क्या करता है, लेटर लिखता है अपने नाम से, और उनके नीचे जो भी ऑफिसर लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए रेडी थे। और बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में सभी लोग क्या करने लगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, तो बगावत फैलने लगी। अब क्या हुआ, आफ्टर ए वीक रेजिमेंट म्यूटिनेटेड एंड took up to join other troops at nodal points like दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। ये तीन जो मेन हमारे सेंटर बन गए थे, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। तो वहाँ पर क्या गया, जो जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंदर जो रेजिडेंट थी या रेजिमेंट थी, उन सबको छोड़ के क्या किया, इन टुकड़ियों में ये लोग प्रमुख अन्य स्थानों पर से जमा हो गए थे। दिल्ली में, कानपुर में और लखनऊ जैसे प्रमुख स्थानों पर क्या हो गए, यहाँ आके जो अलग अलग रेजिमेंट के लोग यहाँ पर जमा होते हैं कि हम लोग आगे की हमारी स्ट्रेटजी, रणनीति क्या रहने वाली है। ठीक है, आफ्टर देम द पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेज ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रिलीज अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड चीफ। तो ये दो और भी लोग थे जो लोकल लेवल पर लीडर थे, और दूसरे कौन, जमींदार और अन्य चीफ वगैरह थे। उनके साथ में क्या हुआ, लोग भी विद्रोह में उनको सपोर्ट करने लगे आगे आके कि हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाएंगे किसी भी हालात में। तो इन लोगों का एक माहौल क्रिएट होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये स्पीड हो रहा है, विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो, ये कुछ आपको पिक्चर दे रखी होगी। एज द म्यूटिनी स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड इन द कैंटोनमेंट। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन लोगों को क्या किया, ब्रिटिशर्स जो इंडियन जो आर्मी थी या इंडियन जो सिपाही थे, यहाँ के सोल्जर्स वगैरह, उन लोगों ने इन ब्रिटिशर्स को क्या किया, दे दनादन टकाटक कट करने का काम कर दिया, उनको किल करने का काम किया, मारने का काम किया। कि जब तक हम उनको मारेंगे नहीं, भय पैदा नहीं है ना, फियर, डर, तब तक ये ब्रिटिशर्स को लगेगा नहीं कि हम लोग एक यूनाइट हो सके हैं और आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। तो जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, इन ऑफिसर के ऊपर अटैक किया, उनको हत्या करने लगे। जहाँ जहाँ इनका जो रेजिडेंट था या रेजिमेंट वगैरह, उनके सोल्जर्स जहाँ रहते थे जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते, उनके अगेंस्ट में जाके उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक पिक्चर के थ्रू आपको समझा रखा है कि कैंटोनमेंट में ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने किल किया, किसने, इंडियन जो आपका स्पिरिट है, ये विद्रोह करने वाले सिपाही वगैरह है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, फिरंगी। फिरंगी का मतलब क्या होता है भाई, फिरंगी इट मीन्स फॉरेनर्स। द टर्म रिफ्लेक्टेड ए एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। मतलब क्या हुआ, जो विदेशी है, फॉरेनर का मतलब क्या, विदेशी, जो विदेशी जितने भी लोग आए हैं उन विदेशी लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये अपमानजनक, मतलब उनको एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या किया, एक फिरंगी वर्ड यूज़ किया, दी जा रही फिरंगी। मतलब ये लोग कौन है, फिरंगी है। हम लोगों को क्या बोलते, ब्लडी मास्टर, डॉगी बोलते थे, कौन, ब्रिटिश लोग, ब्लैक इंडियन। तो डॉगी क्या होता है, काला होता है, वैसे इंडियन को डॉगी बोला। तो हम लोगों ने बोला तुम लोग फिरंगी हो, फिरते फिरते घूमते घूमते इधर इंडिया में आ गए और हम लोग लूट रहे हो। तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया, कौन सा, फिरंगी। याद रखना, विदेशी लोग, बाहर के अपमानजनक वर्ड है ये। और फिर क्या देर का है, मैनी फेमस लीडर लीड ट्रूप्स एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे अलग अलग एरिया से क्या किया, बहुत सारे लीडर जो हमारे इंडियन लोग थे, सोल्जर्स वगैरह, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या आ गए, ये लीडर लोग आगे आने लगे। अब उसमें सबसे पहले कौन, ये बहादुर शाह जफर है, जो क्या था, मुगल एम्पायर का लास्ट कौन है, रूलर है, एम्परर है। मुगल एम्पायर का लास्ट व्यक्ति कौन था, जो क्या बना था, सम्राट था।
उनका नाम है बहादुर शाह जफर। याद रहेगा ना, बहादुर शाह जफर, बहादुर है जिसका जफर, याद रखो ऐसे उसका नाम था। और ये लगभग 80 ईयर का व्यक्ति था। और उसमें क्या बना 1857 में, जो हमारे सिपाही थे उन सब का लीडर करता कौन, बहादुर शाह जफर। एक तो ये हो गया। अब आगे पढ़ो। बहादुर शाह जफर के बाद में देखो इधर, ब्रिटिश कदर एंड बेगम हजरत महल इन लखनऊ। लखनऊ भी मैंने अब क्या बताया, आप पीछे आया था नाम, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, कौन थे, वाजिद अली शाह। अब उन वाजिद अली शाह को क्या किया, बेदखल कर दिया, हटा दिया किसी सत्ता से, उनकी डेथ होगी बाद में। अब डेथ होने के बाद में उनका पर्सन था जिसका नाम क्या था, ब्रिटिश कदर। तो ब्रिटिश कदर उस समय छोटा था और उनकी जो रानी थी तो वो कौन थी, बेगम हजरत महल। उनकी बेगम कौन थी, हजरत महल। तो इसने क्या किया, अपने आप को रूलर घोषित किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो ये बेगम हजरत महल है इन्होंने क्या किया, लीडरशिप की और सब लोगों को सपोर्ट किया। और वहाँ से लखनऊ में भी क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो याद रखना लखनऊ से कौन था, ब्रिटिश कदर एंड उसकी मदर का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। ये दोनों आपस में क्या होता है, वॉर करने लग जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। तो लखनऊ से याद रखो। फिर सेकंड कौन, अब यहाँ पर कौन आ गया, ये तो आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मीबाई और ये नाना साहेब कानपुर से। कानपुर भी अभी मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब कानपुर में कौन थे, बाजीराव जो पेशवा थे ना, पेशवा, तो उनकी डेथ होने के बाद में उनका जो दत्तक पुत्र था, एडॉप्टेड सन, उनका नाम क्या था, नाना साहेब। क्या नाम था बच्चों, नाना साहेब। अब नाना साहेब को उन्होंने रूलर या पेशवा एक्सेप्ट नहीं किया, किसने, ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश ने रूल बनाया कि हम लोग कोई भी आपका एडॉप्टेड सन को, गोद लिए हुए पुत्र को हम लोग आपका रूलर या शासक का आपका प्रतिनिधि नहीं मानेंगे। और ये लोग कौन था, एडॉप्टेड था। तो कानपुर में अपने आप को इन्होंने क्या किया, पेशवा घोषित कर दिया, किसने, नाना साहब ने। नाना साहब बोल के हम लोग पेशवा आज से, और किसके अंडर में काम कर रहे हैं, हम लोग मुगल एम्पायर, कौन, मुगल साम्राज्य के जो रूलर थे जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर के अंडर में हम एज ए गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज के बाद हम लोग कानपुर से क्या, पेशवा। अब हम आपकी क्या बजाएंगे, टकाटक करेंगे आपको भी। तो ये नाना साहिब याद रखना, नाना साहिब कहाँ से, कानपुर से। कान खोल के सुन लेना, नाना साहिब कानपुर, कान खोल के सुनो, इसे जोड़ के याद रखो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आ जाएगा कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई आपको जानते हैं, झांसी, आपको आ गई खांसी, नाम आ गया रानी लक्ष्मीबाई, कहाँ गई, झांसी की। तो झांसी की कौन, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई ये मणिकर्णिका, नाम सुना, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूवी देख लेना, इसका बचपन का नाम है। बाद में ये गंगाधर राव से क्या होता है, इनका विवाह हो जाता है और उनका एक पुत्र होता है, वो बाद में मृत्यु हो जाती है। और एक अडेप्टेड सन है, उनको भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो रानी जो लक्ष्मीबाई है वो क्या करती है, अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करके जो जितने भी जो विद्रोही लोग हैं, सिपाही है, म्यूटनी वाले जो लोग हैं, उन सब का क्या करती है, लीडरशिप करती है और झांसी से, और विद्रोह की बिगुल बजाती है। और बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है, लड़ते थे ये शहीद हो जाती है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम से ये क्या हो जाती है, फेमस होती है ऑल इंडिया में, नाम याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये कौन है, बिहार। बिहार से याद रखना कुंवर सिंह, ये पुराने जमींदार वगैरह थे, कुंवर सिंह। अब बिहार में जैसे उनको यूपी के आसपास के एरिया में माहौल बना, कानपुर, लखनऊ वगैरह, और तो बिहार में भी ये कानपुर के जो कुंवर सिंह थे वो क्या रहे, पीछे नहीं रहे। वो उन्होंने भी क्या किया, जो सिपाही थे, विद्रोही थे, उनका लीडरशिप करने के लिए आगे कौन आ गए, दिख रहा है आपको, ये है कुंवर सिंह। और ये किसके लिए लीडरशिप करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, जो सिपाही विद्रोह करे तो उनका सपोर्ट करने लगे। कहाँ से, बिहार से, याद रखना, बिहार से कुंवर सिंह। और फिर देखो बख्त खान इन बरेली। बरेली से कौन, ब से बरेली, ब से बख्त खान, याद रहेगा। बरेली से कौन आ गए, बख्त खान आ गए। और इन्होंने पूरा इंपॉर्टेंस रोल निभाया था 1857 का रेबेलियन में। और विशेषकर ये जो बख्त खान है बाद में दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर के अंडर में यही सब कुछ पॉलिसी बनाते हैं। और जो आर्मी है उनको लीड करने का काम कौन करता है, बख्त खान करता है, याद रखना। तो बख्त खान कहाँ से, बरेली से बख्त खान, बी फॉर बरेली, बी फॉर बख्त खान। और कुंवर सिंह कहाँ से, बिहार। बिहार के हमारे सब लोग क्या होते हैं, कुंवर, याद रखो, कुंवर सिंह। फिर नेक्स्ट आ गए कौन, तात्या टोपे। ये मिडिल इंडिया में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तात्या टोपे नाम सुना है ना। ये तात्या टोपे स्टार्टिंग क्या करते हैं, जो नाना साहेब है ना कानपुर से, नाना साहेब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको भी ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं।
हथियार चलाना, वॉर करना वगैरह। आप थोड़ा सा मूवी देखना, कौन सा, मणिकर्णिका, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी हुई है, हिस्ट्री के ऊपर। तो यूट्यूब पे जाकर कुछ मूवीज़ वगैरह हिस्ट्री से रिलेटेड देखा करो, जैसे आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री को समझने में, इसको अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको हेल्प मिलेगी और इंटरेस्ट भी आपको आने लग जाएगा। तो तात्या टोपे ने क्या किया, मिडिल इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह थे, वहाँ पर ये मध्य प्रदेश के आसपास एरिया में थोड़ा लीड करने लगे, माहौल बनाने लगे। फिर ये राजस्थान में जाते हैं, फिर यूपी की तरफ जाते हैं। ऐसे करते ये क्या करते हैं, एक जगह फिक्स नहीं इनकी, घूमते रहते हैं इधर उधर माहौल बनाते हैं। और ये पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे, आर्मी के सोल्जर थे, बाद में वो वहाँ से भाग के आ गए इधर और माहौल बनाया। और तात्या टोपे का नाम भी फेमस था मिडिल इंडिया में, याद रखो। और एक कौन है, रानी अवंतीबाई लोधी, जो रामगढ़ से, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में आता है रामगढ़। और वहाँ से ये रानी अवंतीबाई लोधी, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये आप याद रखो कहाँ से, रामगढ़ मध्य प्रदेश में अवंतीबाई लोधी। ये क्या करती है, लगभग 4000 के आसपास लोगों को लेकर क्या बनाती है, आर्मी बनाती है। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है, वॉर लड़ते लड़ते क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या थी, उस समय उनकी सत्ता खो गई थी, तो ये लड़ने के लिए आगे आ गई। तो ऐसे बहुत सारी जो महिलाएं थी, वीरांगनाएं, तो आगे आती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में विद्रोहियों का साथ देती है और वो लड़ती है, बाद में शहीद भी होती है और अपने देश में नाम रोशन करती है। अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहाँ से है, फैजाबाद से। याद रखो, फैजाबाद जो अयोध्या का नाम है ना, फैजाबाद, अब अयोध्या हो गया। तो फैजाबाद से कौन आ गया, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और उन्होंने क्या की, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, अब जल्द ही हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त होने वाले हैं, फ्री हो जाएंगे और ये ब्रिटिशर्स जो फिरंगी लोग हैं हमारे यहाँ से भगने वाले हैं और हम लोग आज़ाद होने वाले हैं। ये बात कौन करता है, ये बात करता है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब मौलवी मतलब जो ब्रिटिशर्स मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनमें जो धर्म गुरु होते हैं, ये धार्मिक गुरु, तो उनको मौलवी बोला जाता है। तो इसने भविष्यवाणी करती है हम लोग अभी जल्दी आज़ाद होने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी किसने की थी, याद रखना है, कभी और क्वेश्चन पूछ लेना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भविष्यवाणी की हम लोग आज़ाद होने वाले हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भगने वाली है। उनका नाम क्या था, मौलवी अहमदुल्ला था। उसकी बात का अहम ज़्यादा था, इसलिए अहमदुल्ला नाम याद रहो। और ये कहाँ से थे, फैजाबाद से थे। ऐसे व्यक्ति का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, ये तो फिल इन ब्लैंक्स वाला आ सकता है, या फिर आपका क्या पूछे 1 2 3 4 पूछ के फिर 1 2 3 आमने सामने देखे मैच इन फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काम का है। अब ये मेन हमारे लीडर हो गए, तो लीडर का नाम याद रखना। अवंतीबाई कहाँ से, रामगढ़। और कानपुर से कौन, नाना साहेब। फिर बताओ बख्त खां बी बरेली, ऐसे याद रखना है। और फिर हमने बोला कुंवर सिंह बिहार से कौन, कुंवर सिंह। और तात्या टोपे मिडिल इंडिया में आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोग थे। और ब्रिटिश कदर, तो ये कहाँ से था, ये लखनऊ से था। और बेगम हजरत महल लखनऊ, और उनकी मदर का नाम क्या था, बेगम हजरत महल मदर का नाम है ब्रिटिश कदर की। और ये जो वाजिद अली शाह थे उनकी पत्नी थी। तो ये तो हो गया हमारा मेन लीडर, जो कहाँ से उन्होंने लीडरशिप की थी। फिर आगे देखो, विद्रोही सेनाओं की संख्या ब्रिटिश सेना से बहुत अधिक थी और कई लड़ाइयों में पराजित हुए। जो विद्रोही थे वो उनके पास क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी, आर्मी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी भाई, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी हम लोग अलग अलग एरिया में लड़ रहे थे। हमारे पास क्या था, आर्मी थी, लेकिन वेपन्स थे जो मॉडर्न या आधुनिक नहीं थे ज़्यादा। आधुनिक का मतलब क्या हो, जो उनके पास जो राइफल्स वगैरह होने चाहिए बेस्ट क्वालिटी की वगैरह, वो उनके पास नहीं थी, कम थी। और अलग अलग एरिया में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो और प्रॉपर उनका गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से ये लोग क्या हो रहे थे, बाद में हारते हैं। क्योंकि अलग अलग एरिया में लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अलग अलग एरिया में जाके उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे पराजित करेंगे, अटैक करेंगे वापस। अभी देखो आगे फिर भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बहुत सारी लड़ाई में हार जाते, क्योंकि इनके नंबर में ज़्यादा थे स्टार्टिंग में, ये हारते ब्रिटिशर्स। तो लोगों को क्या लगा कि ये लोग हार रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग अब जल्दी माहौल बनने लगा कि हमारा जो भारत है वो अभी आज़ाद होने वाला है और मुगल एम्पायर वापस आएगा और ब्रिटिशर्स यहाँ से भग जाएंगे। अब यहाँ देखो एक पिक्चर देर की है, एक फोर्ट देर का दिल्ली का फोर्ट है और एक देर का सलीम गढ़ का फोर्ट देर का है। ब्रिटिश फोर्स अटैक द रिबेल हु हैड ऑक्यूपाइड द रेड फोर्ट ऑन द राइट एंड सलीम फोर्ट इन दिल्ली। अब ये क्या है, जो ब्रिटिश फोर्ट है उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश फोर्स ने वापस अटैक कर दिया, किसके ऊपर, इनके ऊपर ऑक्यूपाइड कर दिया, किसको, रेड फोर्ट को और सलीमगढ़ को फोर्ट को क्या कर दिया, ऑक्यूपाइड कर दिया, कब्जे में ले लिया। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, वापस अटैक करने वाला, किसके ऊपर, विद्रोहियों के ऊपर। ऐसा नहीं कि पीछे हटेंगे लेकिन वापस अटैक करेंगे, तभी जाके तो आगे जाके रूल करेंगे ये लोग। फिर देखे द सैग ट्रेन
रिसेस दिल्ली। अब यहाँ पर देखो आपको एलिफेंट्स वगैरह दिख रहे हैं बहुत सारे, ये देखो एलिफेंट्स दिख रहा है, और पीछे क्या बहुत बड़ी तोपें वगैरह इसका, जो उनके पास भारी भरकम जितना भी उनके पास आर्म्ड थे, जो वेपन्स वगैरह थे, हथियार थे, वो सब इन्होंने क्या किया, यहाँ से लोड करके बड़े बड़े हाथियों के साथ में क्या किया, दिल्ली पहुँचाया। जहाँ जहाँ उनको लग रहा कि उस एरिया को हमें क्या करना, कब्जे से हटाना है और फ्री करना है, तो वहाँ पर लेके गए। और बाद में वहाँ पर क्या होता है, वॉर होता है, और जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे थे हमारे सिपाही के पास इतना वेपन्स नहीं था और एक यूनाइट नहीं थी अच्छी तरीके से, और क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और ब्रिटिशर्स वापस रेड फोर्ट पर, सलीमगढ़ का जो फोर्ट है, दिल्ली को मुक्त करा देते हैं और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसे करके पहली लड़ाई में ये वापस क्या करते थे, कम बैक के थ्रू जीत जाते। कौन, ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो दिमाग से खेल रहे हैं, उनके बाद बहुत सारे बड़े हथियार वगैरह भी है। अब इधर देखो यहाँ क्या था, ब्रिटिश फोर्स इनिशियली फाउंड द डिफिकल्टी टू ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली, कब, ऑन 3 सितंबर 1857। अब यहाँ क्या, ब्रिटिश सेना शुरू में क्या, दिल्ली में भारी किले वो तोड़ना मुश्किल था, उनको लग रहा बहुत सारे वहाँ क्या है, आर्मी वगैरह जो सोल्जर थे, जो हमारे अगेंस्ट में विद्रोही है, वो खड़े हैं। बट उसके बावजूद भी क्या करते हैं, सैन्य बल पहुँचता है और वो क्या करता है, 7 मील लंबी घेराबंदी वाली ट्रेन, जिसमें हाथियों द्वारा खींची जाने वाली तोपें और गोला बारूद से भरी गाड़ियाँ शामिल थी। वहाँ से ट्रेन आती है, और ट्रेन आने के बाद बहुत सारे वेपन्स वगैरह लेके आए, और वहाँ से हाथियों के थ्रू, अभी पीछे वाले फोटो में देखा, लाते हैं, और फिर भारी भरकम जो तोपें वगैरह थी, आर्टिलरी थी, वो उन्होंने क्या किया, गोला बारूद किया, और जो उनका मेन गेट था दिल्ली का, उसको तोड़ दिया गया। और जैसे ही टूटा तो ये लोग अंदर एंट्री करे और तेज दनादन विद्रोहियों को ख़त्म करने का काम कर दिया। और ऐसे करके जो रेड फोर्ट था दिल्ली के ऊपर, जो कब्जा किया हुआ था विद्रोहियों ने, वो भी क्या हो गया, मुक्त हो गया वहाँ से, और ब्रिटिशर्स को कंट्रोल में आ गया। कौन सा, रेड फोर्ट दिल्ली। और दिल्ली उसमें मेन क्या था, हमारा सेंटर पॉइंट। फिर क्या होता है देखो, कंपनी फाइट बैक। अब कंपनी क्या करेगी, पलटवार करे। अभी ये बता रहा हूँ, कंपनी ने क्या किया, कम बैक किया और वापस फाइट करने लगे। पहले पीछे हटी, लेकिन बाद में वापस क्या हो गया, कम बैक की और वापस आती है। द कंपनी ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, passed new law so that rebel could be convicted with ease and then moved into the storm center of the revolt। अब उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, दिमाग लगाया और इंग्लैंड से सेना को क्या किया, मजबूत किया और नए कानून बनाए, न्यू रूल्स बनाए। क्या बोला, न्यू रूल्स में क्या बोला देखो, विद्रोही को आसानी से दोषी ठहरा जाकर, उन्होंने क्या, विद्रोही है जो उनको आसानी क्या बनाएंगे, हम दोषी बना देंगे, इजी क्या बना देंगे, इनको दोषी बना देंगे। और विद्रोही केंद्रों पर हमला किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे, जो रिबेलियन करने वाले थे, उनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक किया। छोटी सी बात को लेकर उनको फटाफट अलग करना। तो मैन किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के हाथ में। अभी भी जो मैन सेंटर थे वो कंट्रोल में थे, उनके पास आर्मी भी थी और वेपन्स वगैरह भी थी। और हमारे जो लोग थे, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, विद्रोही लोग, रिबेलियन, उनके बाद में अच्छी क्वालिटी वाले वेपन्स नहीं थे, यूनाइट नहीं थे, अलग अलग एरिया से लड़ रहे थे। इस वजह से इसका फ़ायदा किसने उठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। फिर क्या किया, सितंबर में 1857 में दिल्ली पर विद्रोहियों को ताकतों पुनः कब्जा कर लिया, कहने जो, हाँ, ये लोग थे कौन, इंडियन लोग, वो हार गए और ब्रिटिशर्स वापस क्या कर दिए, इसको ऑक्यूपाइड कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। 57 में हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को वाज ट्रेन इन कोर्ट एंड सेंक्शन्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड along with his wife बेगम जीतन महल इन रंगून इन अक्टूबर 1858 में। अब क्या किया, बहादुर शाह जफर को अदालत में मुकदमा चलाया, उनके ऊपर क्या हुआ, केस हो गया। और अदालत किसकी, ब्रिटिशर्स की, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगी, डिसीजन लेने वाला है। यहाँ कौन सी अब जस्टिस होने वाला है, जस्टिस उसकी केवल नाम का सुनाना है। और फिर क्या किया, जो बहादुर शाह जफर, उनकी जो बेगम है जीतन महल, उन दोनों को पकड़ के कहाँ डाल दिया, रंगून भेज दिया। चलो तुम लोग, रंगून कहाँ है, म्यांमार में, याद रखना, बर्मा नाम सुना है, अभी उसका नाम म्यांमार, तो वहाँ पर रंगून में भेज दिया और वहाँ पर अक्टूबर 1858 में भेजा। बाद में क्या होता था, बहादुर शाह जफर नवंबर 1862 में क्या हो गया, रंगून में जेल में उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वैसे कर बहादुर शाह जफर का लाइफ एंड हो गई। तो मुगल एम्पायर का लास्ट जो रूलर है, याद रखना, कौन था, बहादुर शाह जफर, और उसका क्या होगा, रंगून में डेथ हो गई, जेल में ही। फिर लखनऊ वाज अटैक इन मार्च 15। अब क्या किया उन्होंने, लखनऊ के ऊपर अटैक किया। लखनऊ तो कौन था भाई, बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कदर,
तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, 58 में कब्जा कर लिया। कब? मार्च 1858 में। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो एरिया जो विद्रोही थे उन्होंने कंट्रोल में लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाद में ब्रिटिश उनको क्या कर देते, फ्री कर लेते और वापस अपने कंट्रोल में ले लेते। अब फिर आगे क्या हुआ देखो, रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 58। अब रानी लक्ष्मीबाई झांसी को लेकर क्या कर रही थी, वॉर कर रही थी। अब रानी लक्ष्मीबाई भी क्या हो गई, उनकी भी हार हो गई, पराजित हो गई और उनकी हत्या कर दी। कब? जून 58 में। जून 58 में रानी लक्ष्मीबाई को भी क्या कर दिया गया, गला काट दिया, उनको भी हरा दिया। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई हारी तो झांसी किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। ऐसे करके ब्रिटिशर्स एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, जो हारे हुए प्रदेश है, हारे हुए एरिया को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स, याद रखो। और ये नोट्स टाइप आप नोट कर लेना कहीं पर भी। तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। अब जो तात्या टोपे थे, जो मिलिट्री इंडिया में जगह जगह घूम रहे थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, पकड़ लिया। तात्या टोपे कहीं ऐसा माना जाता है कि नेपाल के आसपास के एरिया में जंगलों में घूम रहा था। उसका फैमिली का ही किसी मेंबर ने क्या किया, इसकी खबर किसको दे दी, ब्रिटिशर्स को दे दी और ब्रिटिशर्स उनको जाके पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग अपने बलबूते अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग क्या थे, जयचंद के जैसे घुसपैठी थे, अंदर की बात दूसरों को बताते थे, जिस वजह से क्या हुआ, लालच के चक्कर में आके अपने ही लोगों को पकड़वा देते थे ये लोग। और ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के क्या किया, बोला कि हम लोग आपके लिए इनाम की घोषित कर देंगे, आपको रिवार्ड्स देंगे, अच्छे से प्रॉफिट देंगे, आप लोग ऐसा करिए, पकड़ मत यही जो अच्छे अच्छे लोग उनको क्या करिए, खबर हमारे पास दे दीजिए। ऐसा करके तात्या टोपे को भी पकड़ लिया और बाद में उनको क्या कर दी, हत्या कर दी गई। कब? अप्रैल 1859 में, 1859 में क्या हो गई, तात्या टोपे भी मारा गया, ये लीडर खत्म, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खत्म। फिर क्या बोलते हैं, अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑल्सो ट्रेड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। तो अंग्रेजों ने लोगों की वफादारी वापस जीने में पूरी कोशिश। उन्होंने क्या किया, पीपल के जो स्टार्टिंग जो भी उन्होंने डिसीजन लिए थे, उन सब डिसीजन उन्होंने क्या, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आपके रिलीजन को, आपके धर्म को, आपकी कास्ट को, आपके कस्टम्स को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उसका रेस्पेक्ट करेंगे। ऐसी उन्होंने बातें करने लगे तो लोग भी क्या लगा कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लॉयल्टी उन्होंने पैदा कर दी वापस। अनाउंस्ड रिवार्ड ऑफ फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। अब उन्होंने आगे क्या की, घोषणा कर दी, जो वफादार जो लोग हैं, लॉयल जो लैंड होल्डर है, उनको बोला कि आपको इनाम की घोषणा की जाती है और अपने ज़मीन पर जो भी आपके ट्रेडिशनल राइट है, परंपरागत जो अधिकार है, वो भी आपके बने रहेंगे और आपको हम अनुमति देने अपने एरिया पर रूल करिए। आप क्या करिए, विद्रोहियों का साथ छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हंड्रेड्स ऑफ सिपाही, रिबेल, नवाब्स, राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। अब इसके बावजूद भी क्या किया उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सैकड़ों जो सिपाही थे, रिबेल करने वाले विद्रोही थे या फिर नवाब वगैरह थे, राजा थे, उन पर मुकदमा चला गया और उनको बाद में क्या किया, फांसी के ऊपर लगा गया, फांसी दे दी। उसके बावजूद ब्रिटिश बोला कुछ और बाद में कुछ और करके उनको फांसी के ऊपर लटका दिया गया। तो आप 1857 की जो आपको कुछ क्रांति से रिलेटेड मूवी वगैरह होती है तो हिस्ट्री में, तो ऐसे रिलेटेड आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा क्या रियल में क्या घटना हुई थी। उसमें थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस टाइम हुआ था 1857 में। तो ये आपको समझ में आया इतना, हमने जो भी बात की, क्या क्या घटना हुई, उससे रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके परिणाम क्या निकले, कौन कौन सा रिजल्ट आया जो 1857 का रिबेल हुआ। पहले स्टार्टिंग में कौन भारी पड़ा, विद्रोही, रिबेलियन। बाद में कौन अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। उसके बाद में क्या इसके रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ज़्यादा बोर नहीं होना है, थोड़ा इधर ध्यान दो, थोड़ा मस्ती में ऐसे घूम फिर लो, वीडियो रोक के स्टॉप करके बाद में फिर वापस आके देखो आराम से, आपको ज़्यादा बोर नहीं होना है। और टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से रीड करिए, ठीक है, समझ आ रहा ना, ओके। चलो आफ्टर मंथ, अब इसके परिणाम क्या आते हैं, रिजल्ट क्या आता है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वापस क्या कर देती है, सभी एरिया को धीरे धीरे कंट्रोल में ले लेती है। तो ब्रिटिश ट्रूप्स बिलो अप कश्मीर गेट टू एंटर दिल्ली। ये तो एक पिक्चर दे रखी है, फोटो दे रखा है। तो दिल्ली के ऊपर अटैक किया था, जो कश्मीर गेट को उन्होंने क्या किया, उड़ा दिया। उसने कश्मीर गेट को क्या किया, बारूद से उन्होंने उड़ा दिया और बाद में ये एंट्री करते हैं कहाँ पर, ये दिल्ली वाला जो फोर्ट है उसके अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने वापस अटैक किया था बहुत सारे यूज़ करके। तो इसका एक पिक्चर दे रखा है, तो आपको
याद आना चाहिए पिक्चर। फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, बाय द एंड ऑफ 1859 द ब्रिटिश हैड रिजाइंड कंट्रोल ऑफ कंट्री। अब उन्होंने क्या किया, पुनः नियंत्रण कर लिया किसके ऊपर, 1859 तक लगभग जितने भी एरिया जो रिबेलियन लोगों ने, विद्रोहियों ने क्या किया था, अपने कंट्रोल में लिया था, उन सब से क्या कर दिया, मुक्त करा के ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कब तक, 59 तक। अब ये आपको दिख रहा है ब्रिटिश क्या कर रहा है, इन सबको कंट्रोल में ले रहा है। और कैप्चर द रिबेल नियर कानपुर, ये कानपुर, और कानपुर से कौन था भाई, हमने पढ़ा ना, कानपुर से नाना साहेब अपने आप को पेशवा घोषित किया। तो बाद में क्या माना था कि बहादुर शाह जफर के अंडर में मैं गवर्नर हूँ, तो वो दत्तक पुत्र था पेशवा में बाजीराव को, तो उसने क्या किया, वो ये भी हार जाता है। और ऐसे करके उन्होंने पूरे एरिया को धीरे धीरे कंट्रोल में ले लिया 1859 तक। अब इम्पोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश आफ्टर 1858। अब ब्रिटिशर्स क्या करता है, ये सब घटनाक्रम होने के बाद में, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो घटनाक्रम होती है उसे आराम से देखते रहेगी और मुंह फाड़ के बाद क्या करेगी, टाइम वेस्ट करते रहेगी, नहीं करेगी। ये तो हम लोग करते, फेयर हो जाते फिर देखते क्या करें, अपना खुद का क्या करते हैं, एनालिसिस नहीं करते। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कोई टीम हो गई, क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम, ऐसी सभी टीम को जब हार होने के बाद में जो घटना होती है उनके ऊपर क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, हमारी कमजोरी कहाँ रह गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इट मीन्स जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कहाँ पर है, ब्रिटेन में, उन्होंने भी क्या किया, एनालिसिस किया और बोला कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, इसको क्या करेंगे, हम लोग ख़त्म करेंगे। इसकी जगह हम डायरेक्ट रूल किसका लेके आते हैं, क्राउन का रूल लेके आएंगे। क्राउन मतलब राजा का, रानी का, वहाँ की पार्लियामेंट का शासन आएगा इधर। तो यहाँ पर कुछ चेंजेज होते हैं, उस चेंजेज को हम यहाँ पढ़ने वाले, समझने वाले। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, मतलब क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में क्या हुआ, कुछ तो उन्होंने डिसीजन लिए होंगे क्या क्या हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना है, और कौन कौन सी सावधानी हमने बरतनी है। तो इसको लेकर उन्होंने क्या बनाया, रूल्स बनाए। कुछ गलतियाँ उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हम लोग ये गलती आपके रिलेवेंस रिलीजन वगैरह में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो वो हमें यहाँ डिस्कशन करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट 1850 एक्ट। अब 58 में क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लंदन में क्या किया, एक नया कानून बनाया, न्यू एक्ट बनाया। कब, 1858 में। और ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। देखो याद रखो, ये दिख रहा क्राउन, अब क्राउन के बाद क्या चली गई, पावर चली गई। क्राउन मतलब वहाँ का जो रूलर है, राजा है, या वहाँ की क्वींस, जिसके अंडर में पार्लियामेंट वगैरह और प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब रूल चलाते हैं, उस सब पूरे सिस्टम को क्या नाम दिया, क्राउन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों, क्राउन, 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 याद रहेगा, क्राउन। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया, बोला आप लोग लायक नहीं है, मन मर्जी रूल चलाते हो। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और क्या करी थी, ट्रेड करने के लिए आई, और बाद में इंडिया के ऊपर रूल करने लगी, और वो मन मर्जी चलाने लगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये कंपनी खराब है, अब डायरेक्ट रूल किसका चलेगा, क्राउन का चलेगा। कैसे चलेगा, क्राउन तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे ये बताओ अब। तो पावर किसके हाथ में चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। याद रखना है, कब गई थी, 58। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 1857 तक तो क्या होता है, 1757 से लेकर यहाँ तक कौन करता है, 100 ईयर्स तक कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है। अब इसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक किसका रूल आता है बच्चों, यह आता ब्रिटिश क्राउन का रूल आता है। तो दोनों याद रहो, 100 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन क्या करता है, 1947 तक रूल करता है। कौन, शासन किसका चलता है, ब्रिटिश क्राउन का। याद रहेगा नहीं रहेगा, अच्छे, वेरी गुड, तुम समझदार हो, याद होता है तुम लोगों को। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब एक और व्यक्ति रूल किया, एक तो पहला क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में शासन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, 1 नंबर कंडीशन। दूसरी क्या शर्त उन्होंने कुछ क्या चेंजेस किया वो हमें देखना। दूसरे में उन्होंने बोला कि एक हम क्या बनाएंगे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे फॉर इंडिया, भारत के लिए। इसको क्या बोलते थे, भारत मंत्री के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या नाम जानते हैं, भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है। देखो राज्य सचिव, इसको भारत मंत्री भी बोलते हैं। और ये कब आता है? 1858 में, 1858 में कानून के द्वारा भारत मंत्री बनाया गया था। क्योंकि क्राउन तो उधर रूल करेगा नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट क्या करेगी, वहाँ से रूल नहीं चला पाएगी। तो उन्होंने बोला कि हम अपना एक कैबिनेट मंत्री बनाते हैं और वो कहाँ जाएगा? भारत में जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? राज्य सचिव नाम होगा। क्या नाम होगा? राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किसके लिए? भारत सरकार की। अब इसका काम क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर, जो भी मैटर है वो सब भी किसका? भारत सरकार का। कहाँ पर? गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब जो यहाँ पर है ना, भारत के शासन से संबंधित जितने भी मैटर है, उन सब मैटर की देख रेख, उनको देखने का काम, ऑब्जर्व करने का काम किसका है भाई? इसी का काम है। देखो यही संभालेगा सब कुछ। और वो क्या करेगा? टाइम टू टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। समझा रहा नहीं आ रहा? इसलिए ऑब्जर्वर बन गया कुल मिलाकर इंडिया में आकर। अब ये क्या करेगा? यहाँ के जो रूलर होंगे वो सब कुछ सिस्टमेटिक क्या करेंगे? रूल चलाएंगे। क्योंकि ये ऊपर बैठा हो, ये कहाँ करेगा? पार्लियामेंट जाकर रिपोर्ट करने वाला है। एज ए कैबिनेट मिनिस्टर है ये, याद रखना। तो सेकंड ये होगा। थर्ड में क्या हुआ? ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वाज एंश्योर दैट दियर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्टेड इन फ्यूचर। अब इस थर्ड नंबर ये भी बोला कि हम लोग पहले गलती किया ना भाई, लॉर्ड डलहौजी कौन से ले गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति ले गया। लॉर्ड कलिंग बोला कि आज के बाद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और इन सबको हटा देंगे, वो करेंगे। तो उनको बोला कि नहीं, हम आगे से जो भी हमारे चीफ है, प्रमुख शासक प्रमुख है, उन सबको आश्वासन दिया, विश्वास में लिया क्या? हम लोग आपके जो एरिया है उनके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। आप लोग मस्त रहिए, लेकिन हमारा ध्यान देते जाइए, हम लोगों को सपोर्ट करते जाइए। हम लोग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। आप आराम से रूल करिए, हम भी रूल करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम आपको टैक्स देना है। ठीक है? राजा ने बोला हाँ अच्छे से हम टैक्स देंगे, आप परेशान मत करना, हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि उनको पता है कि हम लोग इसको एक मारेंगे तो दो तो ये भी मारेगा, तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा ना भाई। ट्रेडिंग कंपनी थी, और ब्रिटेन वर्ल्ड में इतना क्यों टिक पाया? क्योंकि वो ट्रेड करता था, व्यापार करता, व्यापारी बढ़ गया, वहाँ पर कैपिटलिस्ट में है, इसलिए वो आराम से रूल करते थे और लंबे समय तक दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करते थे। बाप भी चेंज हो गए नहीं, ये दो मनमर्जी करते थे। अब फोर्थ नंबर में क्या हुआ? देखो फोर्थ में क्या होगा? और चेंज किया। द इंडियन रूलर वार टू होल्ड दियर किंगडम्स एज ए सब ऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। क्या बोला? कि जो यहाँ के जो राज्य हैं, शासकों को अपने राज्य को ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ रखना था। अब उन्होंने पहले बोला कि हम लोग आपको ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन एक ही शर्त है, क्या? आप लोग किसके कंट्रोल में रहेंगे? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहेंगे। किसके कंट्रोल में रहेंगे? किंगडम मतलब किसके? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहेगी। क्या आपका जो माई बाप है सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटिश क्राउन है, या ब्रिटेन का राजा है, ब्रिटेन का किंग है या क्वीन से, समझ रहे आप लोग? तो ये इसके ऊपर क्या बोल दिया कि आप लोग उसके अंडर में रह के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे। सबऑर्डिनेट के मतलब उसके नियंत्रण में रह के, उसके अंडर में रह के काम करना। ठीक है? और ये 5 नंबर क्या बोला? 5 में बोला द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस का मतलब होता कम करना, एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। अब उनको लगने लगा क्या? ब्रिटिशर्स ज़्यादा रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इंडियन ज़्यादा रहेंगे हमारी आर्मी में सोल्जर्स, तो फिर कभी भी मूवमेंट हो गया, कभी भी उन्होंने रिबेलियन कर दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या क्या कर दी? कम कर दी भाई। क्या कर दी? रिड्यूस, कम करना। और जो यूरोपियन लोग थे, सोल्जर्स थे, उनकी संख्या क्या कर दी? उन्होंने बढ़ा दी। और ये क्या किया? माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया। जिस थोड़ा क्या होगा? आर्मी में बैलेंस किसके फेवर में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में आ गया, तो इससे क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ के किया, कुछ चेंजेस किए। तो ये 5 नंबर चेंजेस हुआ। फिर उन्होंने क्या चेंज किया भाई? फिर चेंज किया, देखो अब यहाँ पर क्या है? द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड द वर ट्रीटेड विथ सस्पिशियस एंड हॉस्टिलिटी। यहाँ पर भी उन्होंने क्या दिया? एक 6 नंबर उन्होंने एक रिजल्ट में या उन्होंने परिणाम में कुछ निकाला। क्या बोला? किसके कंट्रोल में थे ये सभी लोग? बहादुर शाह जफर के। और बहादुर शाह जफर कौन था? मुस्लिम था। इन लोगों ने जानबूझ के मुस्लिम लोगों को क्या किया? अटैक किया, उन्हीं के ऊपर अटैक किया। क्या यही लोग है क्या? बड़े पैमाने पर काम गड़बड़ किए, तो भूमि और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर दी गई।
तो जो मुस्लिम जो रूलर थे, मुस्लिम जो व्यक्ति था, उनसे क्या बोला, आप लोगों को ज़मीन वगैरह हम लोग जब्त करेंगे, आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में क्या किया है, जो विद्रोही थे उनका सपोर्ट किया, इसलिए आप लोग क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं। और उनके ऊपर संदेह और शत्रुता का व्यवहार किया, उनके ऊपर जानबूझ के क्या किया, हॉस्टिलिटी एंड सस्पेशियस का माहौल बनाया कि आप लोग शत्रु है, और ऐसे करके उनकी जो ज़मीन वगैरह थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनके राइट्स थे, उन्होंने छीन लिए। तो एक ये जानबूझ के क्या किया, एक रूल निकाला या ऐसा बिहेवियर किया। 7 नंबर क्या हुआ चेंजेस, 7 नंबर ये हुआ, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब ब्रिटिश ने क्या बोला, पहले देखो हमने पढ़ा था सती प्रथा का, उन्होंने क्या किया, कानून बना के ख़त्म कर दिया, कब, 1829 में। फिर उन्होंने बोला कि जो विडो है उसका रीमैरिज करवाना स्टार्ट कर दिया, और इंडियन लोग हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा कुछ चेंज किया है, मुस्लिम लोगों में चेंजेस किया। अब बोला नहीं 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 ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें क्या मतलब भाई, तुम लोग जाओ कुछ भी करो, मरो करो, हमें क्या मतलब, हम तो यहाँ ट्रेड करने के लिए आए ना, इतने बेवकूफ़ थोड़ी हम लोग अब आपके ट्रेडिशन में, आपके रिलीजन के, आपको सोशल मैटर में हम घुसने वाले हैं, हमें क्या मतलब है, जाओ पियो कुछ भी करो मरो, हमें क्या मतलब। ये कौन बोल रहे हैं, ब्रिटिश है। इन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो आपके कस्टमरी जो रिलीजन थे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जिसको मारना है सती करना करते रहो। उस समय वो अच्छा काम था किया था, लेकिन अब लोग बोल रहे नहीं नहीं हम लोग इसमें मैटर में नहीं पड़ेंगे, ऐसे मैटर में पड़ेंगे, ये लोग क्या करते हैं, परेशान करते हैं और बाद में हमारा लॉस होता है। और फिर बोला सोशल जो प्रैक्टिस है आपकी जितने भी, उसमें भी हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब ये उन्होंने क्या किया, रूल बना दिया कि जो भी पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं उसमें हम लोग आपके इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ऐसा ब्रिटिश ने बोला कि हम लोग, इससे हमें सबक मिल गया कि आप लोग जैसे हो वैसे ही रहो, हमें क्या मतलब, हम मस्त रहेंगे और आपको वो रूल करेंगे। फिर क्या बोला, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड होल्डर्स जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर दियर लैंड। अब उन्हें बोला जो जमींदार लोग थे, जो भूस्वामी थे, उनकी सुरक्षा, उनकी ज़मीनों पर अधिकार की सुरक्षा देने के लिए नीतियाँ बनाई। उन्होंने बोला जो भी लैंड होल्डर्स है या फिर जो जमींदार है उन सबको क्या देंगे, हम प्रोटेक्ट देंगे, उनके जो राइट है, लैंड राइट, उन सबको हमें क्या बनाएंगे, अलग अलग पॉलिसी बना के उनके साथ में क्या किया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा, न्याय किया जाएगा कि आप लोग आराम से मस्त रहिए और हमारा साथ देते रहिए, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे और लंबे समय तक आपको क्या करेंगे, आपका खून चूसते रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसा ये जानबूझ के इन्होंने क्या किया, बहुत सारी पॉलिसी चेंज की। और फिर 90 ईयर तक, देखो बच्चों 90 वर्ष तक उसके बाद में भी क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। कितना लंबा ईयर तक देख लीजिए, आपको लगता है 9 ईयर भी रूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ 90 ईयर तक ये यहाँ से सबक लेके कंटिन्यू रूल करते रहते हैं। ये ब्रिटिश से अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। अब ये आ जाओ, ये तो क्या होगा, हमारे मेन परिणाम हो गए। इस सब का देखो नोट्स बनाने ला बच्चों, एग्जाम में काम आएगा। बड़ा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट लिखने काम आता है, या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करता है यूपीएससी जैसे में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी की लाइन टू द पॉइंट लिखना होता है, और जहाँ पर आपको डायरेक्ट नंबर मिलता है। क्या देर का मैप देर का है, कुछ समय क्या देखना, एरियाज बताना है कौन कौन सा जहाँ पर मेन क्या हुआ था, रिबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था। सम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, कुछ महत्वपूर्ण क्या है सेंटर है जहाँ से क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी। ठीक है, ये याद रख लो। अब यहाँ मैप में देर का एक रेड वाला जो लाइन है वो आपको क्या मेन सेंटर है, और ब्लैक वाला वो क्या अदर सेंटर है। रेड में कौन कौन है याद रखो, सबसे मेन तो कौन बना भाई, दिल्ली, हमने देखा ना बहादुर शाह जफर। और मेरठ, मेरठ में पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, कौन सा मेरठ सबसे पहले क्रांति का बिगुल कहाँ से बनता है, मेरठ से बनता है। मैंने बोला था मेरठ, और रट के याद कर लो मेरठ, ऐसा आपको ट्रिप दिया था। फिर बोला कौन सा, बरेली, बरेली से कौन, बख्त खान, बापर बरेली, बापर बख्त खान, तो बख्त खान बरेली ये मेन सेंटर था। फिर लखनऊ था, लखनऊ तो बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कदर। और कानपुर, कानपुर से कौन, नाना साहेब, ये याद रखो। झांसी, झांसी से कौन, जिसको आ गई खांसी नाम आया झांसी, कौन, लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, ये झांसी से। फिर बोला फैजाबाद, फैजाबाद से कौन, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी था ना अहमदुल्ला शाह, उसने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि हम लोग जल्दी आज़ाद होने वाला, ब्रिटिश यहाँ से भगने वाला है। वो कहाँ से, फैजाबाद से। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। क्या पूछता है एग्जामिनर कि कौन कौन सा सेंटर मेन सेंटर थे जहाँ पर क्या हुई, क्रांति हुई थी। या ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन दिया आपके सामने, क्या क्वेश्चन दिया, ए नंबर यहाँ दे दिया फैजाबाद, फैजाबाद यहाँ 1 2 3 4
ऐसा देखे, फिर यहाँ बी, फिर बोलेगा कौन सा इसमें मैच करिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको याद रखना है दोनों, एरिया कहाँ है और कौन सा है। और मैप देख के भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एरिया कहाँ आता है। झांसी आता नीचे, फिर कानपुर, फिर ऊपर आएगा लखनऊ, झांसी से गया कानपुर, कानपुर लखनऊ, लखनऊ से बरेली, ऐसा सीक्वेंस याद रख लो। और इधर जाएंगे तो कौन जाएगा, बिहार की तरफ फैजाबाद, फिर ऊपर गए मेरठ, मेरठ से नीचे कौन, दिल्ली, ये मेन सेंटर। और भी सेंटर याद रखो थोड़ा बहुत, तो जो हमें काम आएगा फ्यूचर में एग्जाम में। और ये फिक्स है, आता ही आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। सबसे ऊपर कौन सा है, सियालकोट में भी कुछ मैटर बनता है, लाहौर में भी है, और ये जबलपुर में है, और ये फिलौर में भी है, और ये फिरोजपुर में है, फिर रोहतक है, ऊपर कौन है, सहारनपुर, सहारनपुर नीचे आएंगे कौन सा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, नसीराबाद, रशीदाबाद राजस्थान में, नीमच भी इधर राजस्थान में, और महू, महू कहाँ है ये मध्य प्रदेश में, और सागर मध्य प्रदेश में, और जबलपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी क्या होता है, घटनाएं होती है 1857 टेबल की। और नागोदे और नाउयोंग, और फिर ये ऊपर दे रखा कौन सा, देखो इधर फतेहगढ़, मैनपुरी हो गया, सीतापुर हो गया, बहरीस हो गया, बहरीस हो गया, गोंडा हो गया, और सुल्तानपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये जौनपुर, ये सब का बनारस, ये सब प्रतापगढ़, ये सब यूपी का पार्ट है। देखो इतना बड़ा, ये सब कौन सा है, यूपी का पार्ट इतना। और दीनापुर वगैरह ये थोड़ा पार्ट आएगा बिहार का, और ये मध्य प्रदेश। तो अब मैन कौन सा एरिया याद रखो, स्टेट वाइज पूछे थे कि 1857 की क्रांति में कौन कौन सा स्टेट था। तो स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश याद रहेगा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार का पार्ट, फिर मध्य प्रदेश का पार्ट, राजस्थान का पार्ट, थोड़ा इधर हरियाणा और पंजाब और कश्मीर के आसपास। ऐसा कुल मिला के 5-6 स्टेट है जहाँ पर क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। स्टेट वाइज आपको याद रखना, ठीक है ना। मतलब नॉर्थ इंडिया नहीं है, पूरा इंडिया इसमें सम्मिलित नहीं है, नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट में क्या होता है, रिबेलियन होता है। ये ऑल इंडिया इसमें खड़ा हो जाता है ना, तो ब्रिटिश 1857 में भाग जाते। इतने हम लोग यूनाइट थोड़े कि पूरा इंडिया एक साथ में खड़ा हो जाए, वो तो कभी नहीं होने वाला है, तो आराम से सोता रहता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा मेन कंटेंट हो गया। अब एक लास्ट में एक देर का केस स्टडी देर का याद रखना। एक खुर्दा संग्राम हुआ था जिसको हम पाइक विद्रोह के नाम से जानते थे, लेकिन ये खुर्दा संग्राम है, बड़ा संग्राम है। और ये 1857 से कितना 40 ईयर पहले हुआ था। कब हुआ था 40 ईयर, मतलब क्या हो गया 1817 हुआ। कब हुआ 1817 में। और इससे पे बाद में हमने क्या पढ़ा था 57। तो यहाँ से 17 में हुआ, तो मतलब क्या 40 ईयर पहले ये घटना हो गई। कहाँ, ओडिशा में घटना हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया था, उसको लेकर यहाँ बताया गया। ये आपको बुक्स में दिया हुआ, पढ़ लेना, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। अब ये क्या, जो औपनिवेशिक रूल था उसके अगेंस्ट में 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, एक विद्रोह होता है। कहाँ पर, बिहार ने ओडिशा में होता है। कहाँ होता है बच्चों, ओडिशा में, जिसको खुर्दा के नाम से जाना जाता है। ये खुर्दा कहाँ है, ओडिशा में है। और ओडिशा का कौन से पार्ट में है, ओडिशा के दक्षिणी पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट वाले पार्ट में था। छोटा सा राज्य था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर रूल होता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर राजा का नाम क्या है, यहाँ का राजा का नाम है राजा वीर किशोर देव थे। और स्वह नियंत्रण अधिकार 4 परगनाओं के साथ जगन्नाथ मंदिर, और ये जगन्नाथ टेम्पल को लेकर भी क्या है, राइट्स को लेकर भी मूवमेंट होता है इधर। और राजा कौन है, वीर किशोर देव। बाद में ये माहौल बनता है, फिर ये चला जाता है। और उसके बाद में कौन आता है, मुकुंद देव आता है, जो उनका पुत्र था। और तब तक ये जो एरिया था वो किसके कंट्रोल में आ गया, अंग्रेजों और मराठों के बीच में क्या होता, संघर्ष हो रहा था। क्योंकि आपने सुना होगा 1817 के बीच में क्या, मराठा वर्सेस मुगल एम्पायर, नहीं मराठा वर्सेस ब्रिटिशर्स, या अंग्रेज शासन, यहाँ पर क्या होता है, वॉर होता है। और इसमें मराठा हार जाते हैं और ये जीतता है। लेकिन उसी टाइम ये परेशान होते, कौन, ओडिशा भी परेशान होता है। और इस एरिया पर क्या होता है, अधिकार उनसे छीन लेता है। और किसके पास चला जा गया, अंग्रेजों के पास चला गया। किसको लेकर, जगन्नाथ को लेकर। 1803 में क्या, ओडिशा में कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 2 मुद्दों पर किसी भी सकारात्मक कार्य करने की दिशा में उड़सी नहीं दिखाई। और ये कंट्रोल ब्रिटिश का आ गया। उसके बाद इसको लेकर मैटर होता है, फिर झगड़ा होता है। और यहाँ पर लास्ट में आ जाइए, थोड़ा पढ़ लेना आपको। फिर यहाँ क्या होता है, खुर्दा में अधिक तो अंग्रेजों ने निवर्त जमीन पर अपने छोड़ो, और ज़मीन को लेकर ये मैटर होता है। और खुर्दा में क्या हुआ, एक व्यक्ति का नाम याद रखो। अब यहाँ पर कौन है, जगबंधु विद्याधर
जगबंधु विद्याधर नाम का क्या है व्यक्ति है, सेना नायक है। और जो लोग जिसको बख्शी जगबंधु के नाम से जानते हैं, तो वो भी क्या करता है, जमींदार था उसमें से, और आर्मी का हेड भी था, मुखिया भी था। और ये बहुत सारी इसमें नई मुद्रा वगैरह चलाते हैं, संघर्ष करते हैं, खाद्य सामग्री को लेकर क्या करता है, वहाँ पर मैटर बढ़ गया, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, खाने को लेकर उनको टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, इसको लेकर ये लीडरशिप करता है और विद्रोह करता है। तो थोड़ा याद रखना बख्शी जगबंधु। और फिर लास्ट में क्या हुआ, और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ विद्रोह होना स्टार्ट हो जाता है और भ्रष्ट पुलिस वगैरह उसको सपोर्ट नहीं करती है। और 29 मार्च 1817 को ये जो खुर्दा संग्राम है इसकी स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। और यहाँ का जो पाइक का मतलब होता है, जो पहले के जो सोल्जर्स थे, पूर्व सैनिकों को बोला गया पाइक। क्या नाम बोला, पाइक। इसलिए पाइक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पाइक नहीं, वहाँ के पूरे लोग जमींदार और वहाँ के लैंड होल्डर, वहाँ के आर्मी, फार्मर्स वगैरह थे, लेबर्स थे, उन सब ने क्या किया, इस विद्रोह में सम्मिलित हो दिया। और बानपुर स्थित पुलिस चौकी में और सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दिया। सरकारी खजाने को एक बड़ी रकम लेकर चले गए और सीकरी खुर्दा को केंद्र में मानते हुए घटना को लहर फैल गई। और ये खुर्दा क्या कर रहा है, उस समय का सेंटर पॉइंट बन गया। वहाँ से बहुत सारा क्या हुआ, विद्रोह की घटना होने लगी। और इसमें जमींदार हो गया, रेयत हो गया, पाइक हो गई, सब लोग मिलकर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। और 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइक को और कंद जनजाति को लेकर क्या किया, पुरी पर कब्जे कर लिया। पुरी कहाँ है, पुरी ओडिशा में है, याद रखो। और मुकुंद देव को उनकी हिस्से के बावजूद क्या बना दिया, राजा घोषित कर दिया। मुकुंद देव उसका पुत्र था, वीर किशोर का पुत्र था ना मुकुंद देव, उसको राजा बना दिया और ये पुरी पर कंट्रोल कर दिया। और पुजारी ने पाइकों का भरपूर समर्थन किया। वहाँ का जो पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने भी क्या किया, इसका सपोर्ट किया। और जो जगन्नाथ टेम्पल है उसका राइट किसको मिल गया, इन लोगों को मिल गया, विद्रोहियों को, राजा को मिल गया। और लास्ट में क्या होता है, स्थिति हाथ से निकल गई। और फिर ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दी। क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। और उसके बाद में भी फिर ये माहौल चलता रहा और कारावास दे दिया, कई लोगों को पकड़ दिया करीबी। और कृष्णचंद्र भमरवर राय के लिए के साथ मिलकर एक कटक और खुर्दा के बीच क्या होता है, यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। फिर माहौल ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया और मई 1817 में खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में ले लिया। किसने, ब्रिटिश ने। तो विद्रोह दबा दिया गया। और परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्र में जो कौन था, बख्शी जगबंधु था ना, वो कुंजुक जाति के लोगों को लेकर क्या करता था, बार बार विद्रोह कर रहा था। और ये लगभग कब, मई 1825 तक ये चलता रहा। और बाद में अंग्रेजों के सामने वो क्या करता था, समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है। और सरेंडर करने के बाद में क्या होता है, दयालु अनुग्रही जो सहनशीलता की नीति अपनाई गई। तो ब्रिटिश भी क्या करते हैं, लोगों के प्रति रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। और पाइकों को या फिर यहाँ के राजा को क्या दिया, जगन्नाथ टेम्पल के राइट्स उनको वापस दे दिया। और वहाँ पर टैक्स वगैरह बढ़ाए थे, वो भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये थोड़ा सा दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें कोई आपको समझाने लायक है नहीं, ठीक है। लेकिन ये याद रखा, इसको पाइक विद्रोह कहना कम तर नहीं आगना, क्योंकि ये खुर्दा के नाम से भी फेमस था। कब हुआ था, कभी बार क्वेश्चन पूछता है, 1817 में, 1817 में हुआ। इसको पाइक विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये ओडिशा में हुआ और ये खुर्दा संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना था, ठीक है ना। और जगबंधु याद रखो, बख्शी जगबंधु इसी से रिलेटेड है। तो ओके, तो ये तो हमारा मैटर क्या हो गया भाई, एंड। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा जो फर्स्ट अपना 5 नंबर चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, उसका मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगा। कौन कौन सा कंपटीशन में या ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम में या सीटेट जैसे एग्ज़ाम में कहीं पर भी जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आ रखे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह में, उन सबको मैं इसमें ऐड करूँगा और आपके सामने क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ। और लेकिन टेक्स्ट बुक्स पूरा पढ़िए अच्छे से और नोट्स बनाइए आराम से देख देख के, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक्स भी पूरा पढ़ना आपको अच्छे से, क्या जिससे क्या हो जाएगा, हमारा कन्फ्यूजन दूर होगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, बाहर नहीं जाता है इतना, क्योंकि मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। बहुत सारे मैंने चीज़ें निकाली है, एग्जाम वगैरह सब कुछ निकाल चुका हूँ। तो ये चीज़ें वहाँ से आती है, लेकिन हमें कंटेंट अच्छे से रीड करना चाहिए और इसको अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए और याद करना चाहिए। रट के मत याद करो, कुछ चीज़ें हमें ट्रिक वगैरह यूज़ करो, कुछ चीज़ें जोड़ के याद करो, कुछ स्टोरी टाइप में याद करो, तभी आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ओके ना। तो मस्त रहिए और अच्छे से हमारे साथ जुड़ते जाइए। हम लोग कंटिन्यू आपके लिए वर्क करते रहेंगे और अपनी बेस्ट क्वालिटी का सिस्टम आपके सामने एजुकेशन का लेके आ रहे हैं। तो आपको भी क्या होगा, बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। ओके, मस्त रहो, टेक केयर योर लाइफ और जय हिंद।